Good morning, everyone. This is the part 2 of the chapter number 6, which is how forces affects motion. कि फोर्स मोशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस फोर्सेस एंड इनबैलेंस फोर्सेस। कि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक। सो वी ऑल हैव प्लेड दिस गेम, जिसे हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर, हिंदी जिसको बोलते हैं रस्सा कसी। जो दो टीम होती हैं, वो एक रोप होती है बेटा, उसको पुल करती हैं। ठीक है। और एक मार्कर होता है बेटा स्टार्टिंग लाइन पे, एंड जो टीम उसको ज़्यादा फोर्स से मूव कर पुश मतलब पुल करती है वो जीत जाती है। ठीक है। दिस इज लाइक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस गेम। सो मान लो कोई केस हुआ जिसमें मान लो दोनों टीम की तरफ चार चार बच्चे थे। दो स्कूल में दो हाउस होते हैं, एंड में दो बच्चे थे। स्कूल में दो हाउस के बीच में गेम था। एक रेड हाउस है, एक ब्लू हाउस है। उन्होंने सोचा कि आज रस्सा कस्सा गेम करते हैं, मैच करते हैं। सो क्या उन्होंने मैच किया, एंड उन्होंने देखा कि 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। जो मार्कर है बेटा वो टच से मस नहीं हो रहा। इट्स नॉट मूविंग, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये बच्चे उस चीज़ को इस तरफ खींच रहे हैं, ये वाले बच्चे उस चीज़ को इस तरफ खींच रहे हैं, बट इन दोनों का फोर्स इक्वल है, इक्वल फोर्स है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बेटा बैलेंस सिचुएशन, क्योंकि भाई चीज़ ना मूव कर रही है, दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसके कारण कोई मोशन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस फोर्सेस। ओके। सो बैलेंस फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मान लो ये चार बच्चे मिलके 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, तो टोटल फोर्स बेटा तो जीरो हुआ। ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स इस साइड काम कर रहा है, ये फोर्स इस साइड काम कर रहा है। देयर कंबाइंड इफेक्ट इज जीरो, क्योंकि भाई कोई मोशन शो नहीं हुआ तो कंबाइंड इफेक्ट जीरो होता है। सो द ऑब्जेक्ट्स मोशन डज नॉट चेंज। इस केस में जो ऑब्जेक्ट था बेटा वो था हमारा ये रेड मार्कर जो यहाँ पे प्रेजेंट है। जो रेड मार्कर यहाँ प्रेजेंट है ना यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इसका मोशन हुआ ही नहीं क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है। दूसरे केस में क्या हुआ कि भाई एक जो रेड वाली टीम है उसमें दो तीन हट्टे कट्टे इंसान और जिम विम जाते हैं, बढ़िया एथलीट्स हैं। तो उन्होंने मान लो कि 30 न्यूटन से इस चीज़ को पुल किया, ये केवल 20 न्यूटन ही लगा पाए। तो बेटा इनकी तरफ स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो वो रस्से को इस साइड ले जाएंगे। अब ये रेड मार्कर यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये वाला रेड मार्कर यहाँ पे आ जाएगा। उसकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब क्या कि यहाँ पे फोर्सेस आर नॉट बैलेंस, यहाँ पे स्ट्रेंथ बैलेंस नहीं भाई, एक साइड स्ट्रॉन्गर लोग हैं, एक साइड वीकर लोग हैं थोड़े। ठीक है। तो इस केस में अनइक्वल फोर्सेस हैं। ठीक है। So unbalanced forces they are not equal, and in non-zero net force act and the object moves in the direction of the larger force। मतलब क्या, इस केस में दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, 20 न्यूटन 30 न्यूटन। ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव करता है इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स होता है। नेट फोर्स भी राइट साइड है, जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो भी राइट साइड है। ये एग्जाम्पल थे बेटा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के। बैलेंस फोर्स के केस में मोशन नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है। और जो हमारा अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं बेटा उस केस में हमारा जो मोशन होता है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। सो या फोर्सेस का क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। अगर ऑल एड फोर्स एडिटिव होते हैं, नेट फोर्स मतलब क्या, एडिटिव हम सारे फोर्स को ऐड कब करेंगे, जब सारे फोर्सेस इफ ऑल फोर्सेस एक्स इन वन डायरेक्शन। अगर सारे फोर्सेस बेटा एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे सारे फोर्सेस एक कोई चीज़ है ऐसे, उसमें एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स इन सब का एडिशन होगा। एंड दे कुड बी सब्सट्रैक्टिव, अगर कोई चीज़ उनको अपोज कर रहा है तो ये सारे फोर्स माइनस ये वाला फोर्स। ठीक है। दे कुड, तो उसको हम नेट फोर्स ऐसे ही निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखो मान लो दिस अ बॉल फ्लोटिंग ऑन वाटर। कोई प्लास्टिक की बॉल थी, पानी के ऊपर गिर गई, वो फ्लोट कर रही है। सो दिस अ ग्रेविटेशन फोर्स, देखो बॉल के अंदर वेट तो होगा थोड़ा बहुत, तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, बट उसी बॉल पे एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा जो बॉल को ऊपर लगेगा। तो उस केस में क्या, बॉल फ्लोट होती रहेगी, ना वो बॉल डूबेगी, ना वो बॉल डूबेगी और ना बॉल लेगी, वो हवा में उछल जाएगी, राइट। तो इस केस में दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं।
बट मान लो उस बॉल की जगह कोई आयरन रोड है बेटा, आयरन रोड है, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगी, वो आयरन रोड क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। चल अभी हम बात करते हैं नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। जैसे टर्म को नेट फोर्स, ठीक। पहला केस है जब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब कि लेट्स से कि दो लोग हैं गाड़ी को पुश कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ये गाड़ी रुक गई है भाई, कपल है, वो अपनी गाड़ी को पुश करके साइड में लेना चाह रहा है रोड के, तो वो राइट साइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, डायरेक्शन, इस केस में सारे फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम, सेम। जब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है बेटा, तब नेट फोर्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। इस केस में ये सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में थे, ठीक है, तो इनका एक एडिशन हो जाएगा। बट क्या होगा कि भाई दो लोग मिलकर इसको साइड पुश कर रहे हैं, बट एक इंसान उस गाड़ी को इस साइड पुश करने लग जाए, लेफ्ट साइड, तो इस केस में हम देखेंगे जो नेट फोर्स होगा बेटा, इस साइड क्या होगा, दो फोर्सेज हैं जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला फोर्स होता है ना, उसमें छोटा वाला फोर्स घटा देते हैं। मान लो इस केस में ये 10 न्यूटन से पुश कर रहा है, इस केस में ये इंसान इसको 20 न्यूटन से पुश कर पा रहे हैं दोनों मिलकर। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द नॉइस ना, there's some situation outside my house, so yeah, मान लो दोनों इंसान मिलके इस गाड़ी को राइट साइड पुश कर रहे हैं 20 न्यूटन से, एक इंसान इस गाड़ी को लेफ्ट साइड पुश कर रहा है 10 न्यूटन से। तो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा बेटा, लार्जर फोर्स कितना है 20 न्यूटन, स्मॉलर फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन किसकी डायरेक्शन में, जो लार्जर फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे फोर्स की डायरेक्शन नेट फोर्स निकालते हैं। अगर मान लो कि डायरेक्शन सेम है फोर्सेस की, देन सारे फोर्स एडिटिव होंगे। अगर डायरेक्शन चेंज है, डिफरेंट डायरेक्शन में काम करें, देन बड़ा फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, ठीक है ना। इस केस में क्या है, टू पीपल पुश द कार इन द सेम डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एड्स अप एंड इट एक्ट्स एज द लाइक बिग फोर्स इन नेट डायरेक्शन। इट एक्ट्स एज लाइक, मान लो लड़की 5 न्यूटन से फोर्स लगा रही है, लड़का 5 न्यूटन से लगा रहा है, टोटल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, ठीक ना। एग्जाम्पल कर लेते हैं, चीज़ें आपको समझ आएंगी। मान लो कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। वो ना एक लकड़ी का ब्लॉक है, उस पर तीन तरीक़ों से काम कर सकता है। पहला केस इसमें 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बोथ आर इन द राइट डायरेक्शन। तो बेटा दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन सेम है, तो हम टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स दोनों का एडिशन, ठीक। इस केस में आपका 10 न्यूटन राइट साइड काम कर रहा है, जो 6 न्यूटन है वो लेफ्ट साइड काम कर रहा है। तो इस केस में नेट फोर्स किसके बराबर होगा, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, तो 4 न्यूटन। तो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट। एक और केस है, उस केस में क्या आपका जो 10 न्यूटन बड़ा वाला फोर्स है बेटा, वो लेफ्ट साइड काम कर रहा है, एंड जो स्मॉलर फोर्स 6 न्यूटन वो आपका राइट साइड काम कर रहा है। तो अब जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, एंड बड़ा किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, सो 4 न्यूटन इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कैसे हम नेट फोर्स को निकालते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ और एक चीज़ों की बातें कर लेते हैं। द थिंग इज दैट फोर्स डोंट ऑलवेज लाइक एक्ट इन द पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, कि फोर्स हमेशा ना ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में या ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करते। फोर्स कुड बी परपेंडिकुलर, फोर्स कुड बी लाइक इन एंगल, इस एंगल पे, इस एंगल पे, तो 360 डिग्री में किसी भी एंगल पे आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग सकता है। सो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि फोर्स डज नॉट ऑलवेज अप्लाई एट द पैरेलल और द अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जिसमें फोर्स एंगल्स पे काम करते हैं। सो एक वेरी इजी एग्जाम्पल देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि हर एक एग्जाम्पल में फोर्स या तो पैरेलल थे या एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में थे एक दूसरे के, ठीक है। बट बहुत सी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है बेटा, फोर्स ना एक एंगल पे काम करते हैं इंस्टेड एक पर्टिकुलर पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में काम करने के, ठीक। बट हम उस केस में अगर कोई फोर्स एंगल पे काम कर रहा है ना, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है, हमें वो आना चाहिए। देन हम एंगुलर कंपोनेंट निकालते हैं फोर्सेस का, तो हम हायर क्लासेस में सब चीज़ें पढ़ेंगे।
ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में हायर क्लास में पढ़ते हैं, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो an equal and opposite force when applied to the two end of an extended object don't just balance, they can make it rotate। कई बार क्या होता है बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, बैलेंस फोर्सेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो मोशन जीरो होगा, राइट, इस केस में। बट मान लो किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे, मेरे पास बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, इसके एक्सट्रीम एंड पे दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ को ना वो घुमा भी सकता है, रोटेट भी कर सकता है। एग्जाम्पल भी देखो, जब इस साइकिल का हैंडल होता है ना बेटा, तो उसके एक एंड पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक एंड पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो आपके साइकिल के हैंडल का वो टर्न कर दे रहा है, टर्न, ठीक। सेम अगर मान लो कि आप क्या करते हो कि एक लकड़ी के बीच में कील लगा के एक वो लगा देते हो आप, क्या बोलते हैं उसको, बॉल बेयरिंग, ठीक है। और आप क्या करते हो, यहाँ पे तो लकड़ी के गट्टे लगा देते हो और आप क्या करते हो, इसको ऊपर की तरफ पुश करते हो, इसको नीचे की तरफ, तो ये चीज़ गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ही, तो हैंडल बार में ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और टैप भी हम, अगर हम टैप ओपन करते हैं बेटा, ठीक है, तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो ये ऊपर साइड मूव करता है, ये नीचे की साइड, तो ये घूमता है एक्सेल के अराउंड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम other examples as well. Okay? Sorry for the noise in the background. It's raining heavily outside, and there's some neighbors that are like causing a little bit of ruckus. My house is not that much acoustic, so sorry about that. So yeah, there are two questions that we have to answer. First question: there's a weightlifter. There's a weightlifter. He or she lifts a barbell and hold it steady overhead. पहले केस में क्या है, एक वेट लिफ्टर है, जैसे मीरा भाई छानू जी है हमारी, वो क्या करती हैं, वो वेट को लिफ्ट करती हैं और अपने हेड के ऊपर उसको होल्ड करके रखती हैं। सो वी हैव टू लिस्ट टू फोर्सेस जो बारबल पे एक्ट कर रहे हैं, क्या वो इस केस में दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं। देखो, कोई भी चीज़ का वेट है, अगर मास है, अगर वो ज़मीन से ऊपर उठाई गई है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अगर वो चीज़ नीचे मूव कर गई तो लग गया है केवल एक फोर्स, बट आपके हाथ भी एक मस्कुलर फोर्स लगाते हैं ताकि वो वेट नीचे ना गिरे, ठीक है। और वो इस चीज़ को, पोजीशन को मेंटेन किए हुए है कि ना वो चीज़ बार बार ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इस केस में होल्ड कर रखा है, मतलब क्या, उस पर एक बैलेंस फोर्स काम कर रहा है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वेट, it's acting downward, and there's an upward force which is exerted by the weight lifter, ठीक है, जो उसको ऊपर स्टडी स्टेट में रखने के लिए हेल्प कर रहा है। सिंस द बार्बल स्टिल स्टडी, बार्बल ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, एक जगह पे स्थिर है, और नॉट एसिलेटिंग ना, ऊपर तो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, नीचे तो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। तो दोनों फोर्सेज बेटा बैलेंस हैं, दोनों फोर्सेज क्या है, बैलेंस, ठीक। सो एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन क्वेश्चन की, विच इज वी हैव टू प्लेयर्स आर एंड एस। बेटा हमारे पास दो प्लेयर हैं, एक आर है और एक है एस, और ये दोनों आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो एट इंस्टेंट द आर्म टिल्स टुवर्ड अस, तो क्या होता है बेटा, इस आर्म्स ना इस पेज के बाहर आ जाता है, ठीक है। आर द फोर्स एग्जर्टेड आर बैलेंस, नहीं, अगर हाथ आगे पीछे मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में या हमारी तरफ, इन द प्लेन आउटसाइड द प्लेन, तो बेटा दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है। अगर बेटा बैलेंस रहते तो आर्म्स मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते। सो इफ नॉट, हु इज exerting the larger force, देखो क्या, forces are not balanced because arms are moving or tilting towards each other, या out of the plane or inside the plane, so a net force must exist. So whichever player arm is tilting toward is exerting the larger force। मतलब क्या, अगर कि मान लो कि क्या होता है कि किसी का हाथ इस साइड मूव कर गया, ये वाला, तो बेटा जो एस था ना उसने ज़्यादा फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तभी आप आर का हाथ इस साइड ले आए। बट अगर हो कि अभी हाथ इस साइड मूव कर जाए, तो क्या आर ने ज़्यादा फोर्स लगाया कि एस का हाथ उस साइड लेके चला गया, ठीक है। बट इस केस में दोनों फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं ना। वी विल मूव ऑन टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। We often overlook the friction, but it is always present on Earth.
फ्रिक्शन हमेशा धरती पे प्रेजेंट होगा। अगर आप दो चीज़ों को मूव कर रहे हो, दो सरफेसेस आपस में अगर रब हो रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा इन्वॉल्व होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ बॉक्स दैट वोंट बस अंटिल यू पुश इट हार्ड इनफ। देखो क्या हुआ, एक बक्सा था उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान था, आपने उसको हल्के से पुश किया तो भाई वो मूव ही नहीं करा, फिर आपने पूरी ताकत से उस चीज़ को पुश किया तो वो हल्का हल्का स्लोली मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपका पुश है इस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्गर, और ये आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो वाई डजंट इट मूव्स राइट अवे, कि भाई हमने हल्का सा पुश किया तो डब्बा क्यों मूव नहीं कर रहा। पहली चीज़, अगर वो हैवी है तो ग्रेविटेशन फोर्स, अगर इतना हैवी भी नहीं है तो बेटा देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। So the force of friction arises between the box bottom surface and the floor. तो बेटा बेटा जो हमारा डब्बा है उसका जो बॉटम सरफेस है, निचला सतह है, वो और जो हमारा फ्लोर है वो कॉन्टैक्ट में है, तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है, सो उनके बीच में एक फोर्स है जो उसको मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, विच एक्टिंग अपोजिट टू योर पुश। ये वाला जो फोर्स है बेटा वो हमारे पुश के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। Box only starts moving once you apply the force which is large enough than the friction। देखो फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स है बेटा, मान लो ये 2 न्यूटन का फोर्स है, आपने इनिशियली 1 या 2 न्यूटन फोर्स लगाया जो स्लो कम था तो वो भाई डब्बा मूव ही नहीं करेगा, बट जैसे ही आपने 2 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया बेटा तो आपका क्या होगा, आपका डब्बा मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो द नेट फोर्स फाइनली एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वही कि लार्जर फोर्स इस साइड है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही है और नेट फोर्स भी यही होगा ना। वंस मूविंग, जैसे आपका डब्बा मूव करना स्टार्ट किया, इफ़ यू स्टॉप पुशिंग, अगर हम पुश करना बंद कर देंगे तो फ्रिक्शन के कारण बेटा हमारा डब्बा वापस रेस्ट में आ जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या होगा, आपका भाई ये फोर्स जीरो हो जाएगा और ये फोर्स आपका 2 न्यूटन है, तो ये आपका आगे मूव ही नहीं करने देगा डब्बे को। ठीक है, so still acting opposite to the motion and it gradually slows the box down until it comes to the rest। ठीक है, now if we need to keep something moving, अगर हमें कोई चीज़ धीरे धीरे हमें चीज़ को चलते रहने देना है, मूव करते रहने देना है, then हमें फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा। So to keep something moving at a constant speed we must continuously apply a force to counter the friction। अगर हम चाहते हैं कि डब्बा भाई एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता रहे तो हमें कंटिन्यूसली इसको पुश करते रहना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हमें हासिल करनी तो कांस्टेंट फोर्स से हमें पुश करना पड़ेगा। ठीक है, हियर्स द थिंग, मल्टीपल फोर्सेस मे एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बट इट्स मोशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट फोर्स। इंपॉर्टेंट, भाई एक डब्बे पे किसी ऑब्जेक्ट पे ना मल्टीपल फोर्स काम कर सकते हैं, बट उसका मोशन केवल उसके नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा बेटा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। चलो कुछ फोर्स की बात करते हैं। सो there are multiple forces that acts on an object and all the forces on a pushed object। कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम पुश कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग, या वी आर बैक। हाँ, सो मान लो ये डब्बे वाला केस था, उसमें हम डब्बे को मूव कर रहे हैं तो उस पर कौन से फोर्स काम कर सकते हैं। पहला फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये वाला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जो बेटा यहाँ पे लगता है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ठीक है, उस वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो उसको डाउनवर्ड पुल करता है ना। एक फोर्स होता है बेटा नॉर्मल फोर्स। बेटा नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये फोर्स देखो मान लो एक सतह थी, फ्लोर था, उस फ्लोर के ऊपर अपना डब्बा रखा हुआ ना बच्चा, उस डब्बे का वेट को सपोर्ट करने के लिए ना वो फोर्स एक वो होता है ना फ्लोर, जो हमारा फर्श है बेटा उस वेट को सपोर्ट करने के लिए ना एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला फोर्स देखो, नॉर्मल फोर्स इज द सरफेस पुशेस बैक अप परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। नॉर्मल फोर्स क्या होता है बेटा, जो सरफेस होता है ना हमारा जो फर्श होता है वो उस डब्बे को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है, उसको सपोर्ट करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बेटा वेट के कारण ग्रेविटी लगाती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, एंड दीज टू आर ऑलवेज बैलेंस, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका नॉर्मल फोर्स बैलेंस रहते हैं, तभी होता है बेटा आपका जो मान लो ये आपका वही फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक डब्बा रखा हुआ है तो भाई वो डब्बा इससे तो धंसने ही जाता है, ऐसे इसके अंदर
चला नहीं जाता, राइट, वो उसके ऊपर ही रहता है, टिका हुआ रहता है। रीजन भी आपका नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर बैलेंस्ड, दोनों फोर्सेस क्या रहते हैं बेटा, बैलेंस रहते हैं। ठीक है, अगर दोनों बैलेंस होते हैं ना बेटा तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर कौन से फोर्स बचे, मान लो कि आपका ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो गए, फिर आपका कौन सा फोर्स बचा बेटा, आपका अप्लाइड फोर्स बचा एंड फ्रिक्शन बचा। तो इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की वैल्यू नेट फोर्स को डिफाइन करेगी, एंड नेट फोर्स किसको डिफाइन करेगा, मोशन को। ठीक है ना। तो एक चीज़ होती है एयर रेजिस्टेंट, क्या होता है, हवा होती है भाई, हवा बहती है, हवा स्टेगनेंट होती है। जैसे कोई चीज़ आगे मूव करती है ना तो हवा उसी सतह से टकराती है, उसको अपोज करती है, उसको आगे मूव नहीं करने देती। बट अगर कोई बॉडी को स्लोली मूव कर रही है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है बट क्लोज टू जीरो। मानो कोई एरोप्लेन है भाई, ठीक है, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे हवा में, तो बेटा हवा इसके पंखों पे लगेगी, इसके नोज पे लगेगी ना, तो धीरे से एयर ड्रैग, धीरे से एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, जो अपोजिंग फोर्स होता है जो उस चीज़ को मूव नहीं करने देता। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन टू फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। ठीक है, सराउंडिंग एयर से अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। क्या होगा बेटा, व्हाट इफ, क्या हो अगर फ्रिक्शन दुनिया से गायब ही हो जाए कम्प्लीटली, कि भाई फ्रिक्शन लगे ही ना, कोई अपोजिट फोर्स ही ना हो, तो बेटा क्या होगा। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये हमें आना चाहिए। अगर बेटा फ्रिक्शन नहीं होगा ना, फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, जैसे हम वॉक कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पैर सतह से टच करके हमें आगे पुश कर पा रहे हैं, हम स्लिप नहीं हो रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। अगर हम चीज़ों को टेस्ट कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज अ टेस्ट बड इन आवर माउथ एंड फूड उस चीज़ से रब होता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वंस अगर बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ही नहीं ना, तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट के ऊपर था उसको हल्का सा पुश कर दिया ना बेटा, वो हमेशा मूव करता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं खुद से, अनटिल उसको किसी से टकरा जाए। ठीक है, क्या होगा, वंस मूविंग एन ऑब्जेक्ट वुड नेवर स्लो डाउन और स्टॉप। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है वो कंटिन्यूसली मूव ही करता रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। नथिंग वुड अपोज इट्स मोशन, उसका मोशन को अपोज नहीं कर पाएगा भाई, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ना एयर ड्रैग है ना फ्रिक्शन है। It would continue to move forever at a constant velocity. But this cuts both way. Walking हो गई, ड्राइविंग हो गई, इवन स्टॉपिंग वुड कम नियरली इम्पॉसिबल भाई। अगर हम चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे भाई, ना गाड़ियों को रोक पाएंगे, किसी मोशन वाली चीज़ को ना हम कभी रोक पाएंगे, तो उस चीज़ के नुकसान भी हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें ना बेटा डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं कि फ्रिक्शन किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ट्रैक्शन कौन कंट्रोल, ट्रैक्शन होता है बेटा पकड़, मतलब अगर आपकी जो स्लीपर्स होते हैं बेटा उसमें अगर नीचे ऐसे खाँचे खाँचे नहीं होते ना बेटा तो फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगता, चल नहीं पाते, स्लिपरी होता, गिर जाते फिसल के पानी में, पानी फिसल के सिंपल चलते खुद ही रोड पे या फिसल के गिर जाते कि फ्रिक्शन ना होता। ठीक ना। एवरीडे लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो कार्स कुडंट ग्रिप द रोड टू एक्सेलरेट, जो गाड़ी के टायर होंगे वो रोड पे स्लिप कर जाएंगे, गाड़ी फास्ट मूव कर ही नहीं पाएगी, फ्री हो जाएंगे, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ना ब्रेक लगेंगे ना गाड़ी मुड़ेगी। शूज़ विल स्लिप ऑन द सरफेस, शूज़ आप कैसे पहन लो, हर सरफेस वो घिसड़ेंगे, वो आपको स्लिप करेंगे, फिसल कर गिर जाओगे, आप पेन को ना पकड़ पाओगे, ना आप उससे लिख पाओगे, ना पतंग, अब एक जो नोट होती है बच्चे की जो गांठ होती है ना वो बांध पाओगे। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज व्हाट मेक्स देम टू स्टे टुगेदर, जो दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन होता है बेटा इट हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर, टू स्टे इन वन प्लेस। ठीक है, सो या दिस वाज अबाउट द फ्रिक्शन। अगर हम अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा इन एक्टिविटीज़, दो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, हम उनसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, देन हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे जाएंगे। ठीक है, so this was about the part 2 and I'm going to see you in the next class. Thank you everyone, and I'm really sorry for all the noises in the background today, and I hope you आपको चीज़ें समझ आ रही हो। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, you can let me know in the comment section down below. I'll be happy to reply you there, and yeah, I'm open to all the feedbacks. I'm going to see you in